On students? Yes, okay. So let's start today's class. What we have completed yesterday? हमने कल क्या कंप्लीट किया था? चलो बोलो. oncology, Oncological emergencies. Which emergencies? DIC, sepsis, tumor lysis, DIC, sepsis, then? tumor lysis syndrome, Okay. syndrome of inappropriate antidiuretic, Hormone, yes, then? spinal cord compression, Okay. फिर hypercalcemia, hypercalcemia. अभी भी एक रह गया. superior vena cava. Superior vena cava syndrome. Okay. So let's do a quick revision of our previous class. हमने ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज टॉपिक स्टार्ट किया था. उसमें फर्स्ट ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी देखी, सेप्सिस एंड डीआईसी. व्हाट डू यू मीन बाय सेप्सिस एंड डीआईसी? चलो, सेप्सिस और डीआईसी का मतलब क्या है? ब्लड में इन्फेक्शन जो ओके, ब्लड में इंफेक्शन हो जाता है, उसको सेप्सिस बोलते हैं. व्हाट इज डीआईसी? bleeding and clotting disorder. Okay, it is a one type of bleeding and clotting disorder. There are various causes of DIC and sepsis is one of the cause. Sepsis होने की वजह से DIC हो सकता है. कैंसर में ये कैसे देखने को मिलेगा? What is the relation between cancer and this condition? Immunosuppression, ओके, तो जो भी कैंसर वाले पेशेंट है वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसलिए उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, या तो सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर लाइक हिमेटोलॉजिकल कैंसर, उसमें ऑटोमेटिक इम्यूनिटी डाउन हो जाती है. सो ये इस रीजन की वजह से देयर आर हाई रिस्क ऑफ पर्सन गेटिंग इन्फेक्शन, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन. सेप्सिस होने के चांसेस ज्यादा है. अगर सेप्सिस हो गया तो उसके साथ साथ डीआईसी भी हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज रिलेटेड टू द कैंसर. जब भी सेप्सिस एंड डीआईसी होगा, सो व्हाट विल बी योर इंटरवेंशन? First, prevention is always better than cure. So how to prevent this? aseptic technique यूज कर रहे हैं. Yes, aseptic technique use करेंगे. फिर Monitor closely for infection and bleeding. yes, closely monitor करेंगे कि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए, ब्लीडिंग ना हो. फिर Antibiotic, हाँ, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे देंगे. वी डोंट वांट कि इन्फेक्शन और बढ़े. anticoagulants, एंटीकोएगुलेंट्स, बिकॉज डीआईसी में ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग दोनों होता है, तो एंटीकोएगुलेंट्स भी देने पड़ेंगे. एंड cryoprecipitated clotting factors. हाँ, क्रायोप्रेसिपिटेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स, इन शॉर्ट जो क्लॉटिंग फैक्टर्स फ्रीज करके हमने रखे थे, स्टोर करके, वो भी देने पड़ेंगे. दोनों में बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, बिकॉज ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर हो जाएगा तो अगेन क्लॉटिंग बढ़ जाएगा, एंटीकोएगुलेंट ज्यादा हो जाएगा तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगा. तो दोनों होता है, तो बहुत केयरफुली हमें एडमिनिस्टर करना पड़ेगा. ओके. एंड इसके सिवा और कुछ कर सकते हो आप पेशेंट के लिए? प्रिवेंशन में कुछ? एनीथिंग टू प्रिवेंट सेप्सिस एंड डीआईसी? इसके सिवाय कुछ और ऑप्शन आया तो प्रिकॉशंस कुछ ले सकते हैं हम? Neutropenic and bleeding precaution. यस, न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस पहले लेना है, बिकॉज सेप्सिस की वजह से डीआईसी हो रहा है. तो पेशेंट को पहले से एज अ प्रिवेंटिव मेजर हम न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस रखेंगे. आइसोलेटिव प्रोटेक्टिव आइसोलेशन में रखेंगे उसको बचाने के लिए. एंड अगर डीआईसी है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, तो फिर पेशेंट को ब्लीडिंग प्रिकॉशंस पे भी रखना पड़ेगा. वी डोंट वांट कि ब्लीडिंग ज्यादा हो. तो ये सब भी आप कर सकते हो पेशेंट में. व्हाट इज द रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट?
ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी हो तो पीएचसीपी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। यस, कोई भी ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी हो इमीडिएटली पीएचसीपी को नोटिफाई करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा। अभी आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पेशेंट को एज एन ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी सेप्सिस डीआईसी हुआ है एंड डॉक्टर हैज गिवन द ऑर्डर फॉर क्रायो प्रेसिपिटेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ दैट। तो उसमें इंटरवेंशंस क्या लेनी है, जो हमने कॉम्प्लेक्स केयर में पढ़ा था कि जब क्रायो प्रेसिपिटेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स हम एडमिनिस्टर करते हैं तो कितनी देर में करना है, वो सारे इंटरवेंशंस इसमें भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इसके ऊपर से ही सिर्फ आएगा, दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी मिक्स करके आपको पूछ सकते हैं। सो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ ऑल द थिंग्स, सबका पता होना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट हमने देखा सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन मींस, what do you mean by this condition? SIADH? फ्लूइड Due to रिटेन। yes, एक बोलो, what do you mean by this condition? एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा? वाटर रिटेंशन था सर। वाटर रिटेंशन होगा, यस। सो यूरिन प्रोडक्शन कम होगा और उसकी वजह से सारा पानी रिटेन होगा बॉडी में, सो दैट इज SIADH। बट कैंसर और इसका क्या रिलेशन है? हाउ इज इट पॉसिबल दैट SIADH एज एन इमरजेंसी कैंसर में कैसे हो सकता है? ट्यूमर एंटी डायूरेटिक हार्मोन जैसा सब्सटेंस रिलीज करेगा, हम्म, उसकी वजह से। जो ट्यूमर है, द ट्यूमर इज वेरी स्मार्ट, इट कैन प्रोड्यूस एंड सीक्रेट दिस एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या तो कुछ ऐसे सब्सटेंस सीक्रेट करेगी जो सेम एंटी डायूरेटिक हार्मोन की तरह ही वर्क करेगा, बॉडी में फ्लूइड को रिटेन करके रखेगा। सो स्टार्टिंग में फ्लूइड रिटेंशन की वजह से क्या होगा? हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया। सो एक तो फ्लूइड ओवरलोड तो होगा, बट उसके साथ साथ डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया होगा, दैट इज वेरी फैटल। अगर बहुत ज्यादा हो गया, सीवियर हाइपोनेट्रेमिया हो गया, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो माइल्ड सिम्टम्स कैसे होंगे? इनिशियली देयर विल बी फटीग, वीकनेस, हम्म, लॉस ऑफ एपेटाइट। यस, देन मसल क्रैम्प्स, ये सब होगा। और हम सीरम सोडियम लेवल चेक करेंगे तो कितना होगा सोडियम का लेवल? ये जब सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको लगता है कि लाओ एक बार सोडियम चेक करके देखूं मैं, तो सोडियम कितना होगा? 115 to 120। 115 टू 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल रेंज ऑफ सोडियम कितनी है? 135 to 145। यस। अभी जैसे जैसे फ्लूइड रिटेंशन बढ़ता जाएगा, सिम्टम्स और वर्स होते जाएंगे। लाइक अब कैसा होगा सिम्टम्स? वाटर इंटॉक्सिकेशन हो गया है, मतलब एक्सेस हो गया है। टॉक्सिसिटी, इंटॉक्सिकेशन, इस सब का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हो गया है, ओवर में हो गया है। तो बहुत ज्यादा पानी अभी अक्यूमुलेट हो गया है, तो क्या होगा? वर्स सीरियस सिम्टम्स क्या होंगे? कंफ्यूजन, हम्म, एक्सट्रीम मसल वीकनेस, यस, वेट गेन, यस, पर्सनालिटी चेंजेस, एबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देगा पेशेंट। एंड अगर सोडियम लेवल कितना पहुंच जाता है तो बहुत ही खतरनाक है। 110। 110, अगर सीरम सोडियम लेवल 110 पहुंच गया तो क्या हो सकता है पेशेंट के साथ? सीजर्स एंड कोमा। सीजर्स आ सकते हैं, कोमा आ सकता है, एंड फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो लाइक हमें बहुत रैपिडली हमें सोडियम बढ़ाना पड़ेगा, वरना ये प्रॉब्लम हो सकता है। इंटरवेंशन क्या करेंगे जब ऐसा एडीएच होता है? तो मेन कॉज क्या है उसका? ट्यूमर है। इमीडिएटली हम ट्यूमर तो रिमूव नहीं कर सकते। सो जब तक ट्यूमर रिमूव करने के लिए पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, सर्जरी, रेडिएशन, कीमो,
तब तक हमें स्टेबिलाइज तो करना ही पड़ेगा पेशेंट, तो तब आप क्या करोगे? Fluid restrictions, then ओके, diuretics. यस, फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, डायूरेटिक्स दे देंगे तो सोडियम पानी निकल जाए। बट डायूरेटिक्स सोडियम भी निकाल देंगे, पोटेशियम भी निकाल देंगे, तो Sodium intake increase करना. यस, सोडियम इंटेक इंक्रीज भी करना है और ऑब्जर्व भी करना है, मॉनिटर भी करना है। दो यू आर इंक्रीजिंग द सोडियम इंटेक बट आप डायूरेटिक हार्मोन दे रहे हो, सो देयर आर चांसेस कि वो देने के बावजूद भी कम हो सकता है। सो क्लोजली सोडियम एंड पोटेशियम दोनों मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। सो एंड ये सब आप टेम्पररी मैनेजमेंट के लिए कर रहे हो, फिर पेशेंट को प्रिपेयर करोगे कि कीमो रेडिएशन देके हम ट्यूमर को एटलीस्ट सप्रेस कर सके, तो वो सिक्रीशन कम करे। ओके, नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ट्यूमर की वजह से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो जाएगी. हाँ, कैसे? कैसे ट्यूमर कैंसर की वजह से ये होता है? ટ્યુમરનો ગ્રોથ થશે તો સ્પાઇનલ કોર્ડ કમ્પ્રેસ થઈ શકે ને, નેક નહીં હોય. नो 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 नो, ट्यूमर सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्वेड हो गई है और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास ही ग्रो हो रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होगी। और अनदर रीजन कुड बी, नेक वाली ट्यूमर से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन नहीं होता, नेक वाली ट्यूमर से कुछ और होता है। इसमें डायरेक्टली वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वेड हो गया है, कैंसर और ट्यूमर। और एल्स दूसरा रीजन क्या हो सकता है? बोन में चला जाए तो. ओके, थोड़ा डिटेल में बताओ मुझे, बोन में चला जाए तो अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कैसे होगा। If tumor ऑस्टियोपोरोसिस. ओके, हाँ बोलो। बोन इन्वेशन से कैसे स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो जाएगी? vertebral column से collapses and we get spinal cord compresses. यस, सो ट्यूमर बोन के अंदर चली जाएगी, तो हमें पता है कैंसर जब बोन में इन्वेड हो जाता है तो बोन्स का कैल्शियम निकाल के वो ब्लड स्ट्रीम में बढ़ाता है, तो धीरे धीरे बोन एकदम ऑस्टियोपोरस हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। सो वर्टिब्रल कॉलम अगर इन्वेड हो गया है, उसमें कैंसर आ गया है, तो वो भी ऑस्टियोपोरस होकर कोलैप्स हो जाएगी। अगर वर्टिब्रल कॉलम ही ऐसे कोलैप्स हो गए, सोचो, तो बीच में वर्टि स्पाइनल कॉर्ड है, तो वो कंप्रेस हो जाएगी। अगर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होगा तो फर्स्ट सिम्टम क्या होता है पेशेंट को? सीवियर बैक पेन. सीवियर बैक पेन होता है। धीरे धीरे कंप्रेशन बढ़ता जाएगा, वो नर्व्स कंप्रेस होती जाएगी, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स જોવા મળશે. न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, मतलब धीरे धीरे सेंसरी फंक्शन ऑल्टर होता जाएगा, मोटर फंक्शन ऑल्टर होता जाता है। अगर बहुत टाइम हो जाता है ना, तो फिर पेशेंट को पैराप्लेजिया भी होगा। बट इट डिपेंड्स कि कहाँ पर कंप्रेस हो रही है। जितनी कंप्रेशन ऊपर की साइड होगी, उतने सिम्टम्स ऊपर से दिखेंगे, लाइक उतना ज्यादा अफेक्टेड होंगे बॉडी। सो ये डिपेंड करता है कि कंप्रेशन हो कहाँ पर रहा है। यस, एंड सिम्टम्स कैसे होंगे? लाइक पहले तो बैक पेन होता है, फिर धीरे धीरे पैरेस्थेशिया होगा, मतलब नमलिंग, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन पेशेंट को फील होगा। फिर यूरिन का कंट्रोल नहीं रहता है, नो ब्लैडर कंट्रोल, नो ब्लैडर सेंसेशन, नो बॉवल कंट्रोल, नो बॉवल सेंसेशन, वजाइनल सेंसेशन कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं हम? व्हाट इंटरवेंशंस कैन बी डन? फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। पेशेंट सीवियर बैक पेन की कंप्लेन कर रहा है, कोई भी कैंसर वाला पेशेंट, तो हम पहले चेक करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं। सो पहले असेस करो, हर कैंसर वाले पेशेंट को चेक करो कि उसको सीवियर बैक पेन हो रहा है कि नहीं, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है या नहीं। दिस इंडिकेट्स दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। और फिर हम ट्रीटमेंट देंगे। चलो, हमें पता चल गया कि स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो रहा है, इमीडिएटली राइट नाउ तो हम कीमो सर्जरी, रेडिएशन सर्जरी नहीं कर सकते। तो ड्यूरिंग दैट टेम्पररी पीरियड आप क्या करोगे?
व्हाट यू विल डू? कॉर्टिकोस्टेरॉइड देख के स्वेलिंग कम करेंगे। हाँ, वी विल गिव हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो इन्फ्लामेशन कम करेंगे। इन्फ्लामेशन की वजह से ही एडिमा होता है, सो इन्फ्लामेशन कम होगा तो एडिमा भी कम होगा, स्वेलिंग कम होगा, सो एटलीस्ट थोड़े सिम्टम्स रिलीव होंगे। एंड फिर हमने साइड बाय साइड प्रिपेयर हमने दे ही दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है, सो रेडिएशन कीमो के लिए भी पेशेंट को रेडी करना ही है कि ट्यूमर की साइज कम हो सके, या तो सर्जरी करके हम ट्यूमर को निकाल दे, बट उसमें टाइम लगता है, लाइक आधा घंटा घंटा कुछ तो लगेगा, तो तब तक हम क्या करेंगे, तो तब तक मेडिसिन देनी होती है। एंड पेशेंट को ऑलवेज क्या बोलना है, क्या पहन के रखे पेशेंट? ब्रेसेस। ब्रेसेस। अगर नेक रीजन में है तो नेक ब्रेस पहनना पड़ेगा, बैक साइड है तो बैक ब्रेस पहनना पड़ेगा, सो वो पहन के रखेगा पेशेंट। नेक्स्ट इज हाइपर कैल्सीमिया मीन्स इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम। हाउ इट अकर्स इन अ कैंसर? बोन मेटास्टेसिस हाँ, बोन ऑस्टियोपोरोसिस। मेटास्टेसिस। यस, तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, सारा बोन्स का कैल्शियम वॉश ऑफ होके ब्लड में आ जाएगा। एक ये रीजन तो है, और दूसरा कैंसर वाले पेशेंट थोड़े लाइक बेड रिडन भी हो जाते हैं, तो एक और चीज उसमें ऐड हो जाएगी और हाइपर कैल्सीमिया वर्स हो जाएगा। फिजिकल व्हाट इज? मोबिलिटी डिक्रीज होगी। हाँ, पेशेंट अभी इमोबाइल हो गया है, उतना घूम फिर नहीं रहा है, हिलना डुलना उसका नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से और वर्स होता जाएगा हाइपर कैल्सीमिया। अर्ली साइंस क्या होंगे? कैल्शियम इंक्रीज होता है तो मसल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। यस, कैल्शियम इंक्रीज होता है तो मसल एक्टिविटी डिक्रीज होती है। सो जितना ज्यादा कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा उतने सीवियर वीकनेस होती जाएगी। सो इनिशियल स्टार्टिंग में अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे? व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स? Fatigue, anorexia, nausea, vomiting, constipation. एंड पोलीयूरिया। यस, जैसे जैसे कैल्शियम बढ़ेगा फटीग बढ़ता जाएगा, मसल वीकनेस बढ़ती जाएगी, डीप टेंडन रिफ्लेक्स एकदम डिमिनिश्ड हो जाएंगे, इलियम है वो एकदम पैरालाइज हो जाएगा, सो कॉन्स्टिपेशन और मतलब इम्पेक्शन ही हो जाएगा, स्टूल वहां पर अटक ही जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ईसीजी में भी चेंजेस देखने को मिलेगी बिकॉज हार्ट इज ऑल्सो मस्क्यूलर ऑर्गन। ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होगा बिकॉज डायफ्राम भी मसल्स ही है, राइट? सो ऐसा नहीं कि सिम्टम सिर्फ इतने ही है, हमने ऑलरेडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में देखा था कि ड्यू टू हाइपर कैल्शियमिया व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ईच एंड एवरी सिस्टम। तो वो सिम्टम्स सारे देखने को मिलेंगे। हमें पता है मेन कॉज वो बोन के अंदर कैंसर चला गया है तो उसकी वजह से हो रहा है, बट जब तक हम कीमो रेडिएशन नहीं देते तब तक हमें क्या करना होगा? व्हाट वी कैन डू? कैल्शियम लेवल डिक्रीज कराना। ओके, पहले ऑलवेज एंग्लेक्स में याद रखो, असेसमेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट। तो पहले तो असेस करना है, सारी चीज चेक कर लो, कैल्शियम है कितना, ईसीजी पर कुछ चेंजेस है कि नहीं है तो क्या चेंजेस है वो सब असेस कर लिया। नाउ यू हैव टू स्टार्ट द इंटरवेंशन। असेसमेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट, वो वाइटल्स हो या कुछ भी हो, पहले असेसमेंट करना है, फिर इंटरवेंशंस क्या करेंगे। अब हमें असेसमेंट में पता चल गया कि कैल्शियम लेवल इतना है, हमने लैब टेस्ट करके देख लिया कि इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरवेंशंस होंगे। तो क्या करना होता है? व्हाट वी कैन डू? उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाउ टू रिड्यूस द लेवल ऑफ कैल्शियम? कैसे कम करोगे? Bisphosphonates. बिस्फॉस्फोनेट मेडिकेशन, यस, ड्रोनेट वाली मेडिसिन देके कम कर सकते हैं। और हाइपोनेट्रीमिया कैसे होता था? फ्लूइड की वजह से डाइल्यूट होके हो रहा था ना। ओरल फ्लूइड्स भी इंक्रीज करे सर। नहीं सुनाई दे रहा। ओके, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। क्या डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट में? ट्रीटमेंट फॉर द हाइपर कैल्सीमिया, राइट?
उसमें हमने देखा कि उसके लेवल को कम करने के लिए हम बिस्फॉस्फोनेट दे सकते हैं एंड आईवी फ्लूइड्स देके के उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, सो एटलीस्ट थोड़ा लेवल कम होगा। बिकॉज हमें पता है कि अगर कैल्शियम ज्यादा हो गया तो क्या होगा, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो जाएगा? कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर मसल्स, बट कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गया तो कौन सा ऑर्गन खराब हो सकता है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कैल्शियम? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कैल्शियम ज्यादा हो गया, बॉडी में कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट हो तो उसका एलिमिनेशन का काम किसका है? रीनल किडनीज का है। तो बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगा कैल्शियम तो फिर क्या होगा? रीनल इम्पेयरमेंट। रीनल इम्पेयरमेंट, रीनल खराब, किडनीज खराब हो सकती है एंड वी डोंट वांट दैट। सो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द लेवल ऑफ कैल्शियम। आपने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्रीटमेंट दिए, ट्राई किया, बट फिर भी कम नहीं हो रहा है कैल्शियम, तो फिर हमें किडनीज को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस करना पड़ेगा। यस, एंड वी हैव टू एनकरेज द पेशेंट कि आप वॉकिंग भी करना रखो, एटलीस्ट चलते रहो, एम्बुलेशन रखो, तो सिम्टम्स और वर्स ना हो, एंड साइड बाय साइड हम कीमो एंड रेडिएशन देके ट्यूमर को कम करेंगे। सो ये चीज हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी, दैट इज सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एसवीसी सिंड्रोम मतलब? ड्यू टू ट्यूमर सुपीरियर वेना केवा कंप्रेस ऐसे। यस, ड्यू टू ट्यूमर। कौन सी ट्यूमर की वजह से? स्पेशली नेक रीजन। नेक रीजन में कोई भी ट्यूमर है तो उसकी वजह से सुपीरियर वीना केवा कंप्रेस हो रही है एंड उसकी वजह से सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इनिशियली क्या होगा, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? व्हाट विल बी द अर्ली साइन एंड सिम्टम्स? फेशियल एडिंग। फेशियल एडिमा होगा, स्पेशली अराउंड द आईज। आईज, तो उसको पेरी ऑर्बिटल एडिमा भी बोलेंगे। मॉर्निंग में सबसे ज्यादा होता है एंड वन हॉलमार्क साइन दैट हैपेंस इन एसवीसी सिंड्रोम, व्हाट इज दैट? स्टॉक। स्टोक साइंस। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोक साइन? टाइटनेस ऑफ चेस्ट। टाइटनेस ऑफ चेस्ट मतलब पेशेंट शर्ट या फीमेल ब्लाउज पहनेगी तो उसको चेस्ट में यहाँ पर बहुत टाइट फील होगा, तो दिस इज अ स्टोक साइन। फिर जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती जाएगी, कंप्रेशन और बढ़ता जाएगा, सिम्टम्स वर्स होते जाएंगे। कैसे सिम्टम्स होंगे फिर? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। नो, वर्स स्टेज ऑफ एसवीसी सिंड्रोम, कंप्रेशन ज्यादा हो गया है। आर्म्स एंड हैंड में एडिमा जो मतलब यस, फिर डिज्नी। डिज्निया होगा। अपर एक्सट्रीमिटीज में एरिज्मा हो सकता है। एरी हाँ, अपर बॉडीज में। फिर वेन्स और वो जो चेस्ट के नेक की वेन्स है वो स्वोलन हो सकती है, एपिस्टेक्सिस हो सकता है, नोज ब्लीड हो सकता है। ओके, अब ट्यूमर ग्रो हो रही है, उसने सुपीरियर वीना के बाद को तो कंप्रेस कर दिया, बट नेक में बहुत सारे ऑर्गन्स भी है, वो भी कंप्रेशन हो सकता है। सो ट्यूमर बढ़ने की वजह से कौन से अदर लाइफ थ्रेटनिंग साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की एयरवे वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो आउटपुट सकता है, हेमरेज, साइनोसिस, मेंटल स्टेटस चेंजेस, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, हाइपोटेंशन हो सकता है। सो टिश्यू परफ्यूजन भी कम हो जाएगा। ऐसा हम बोल सकते हैं कि हाइपोटेंशन है, कार्डियक आउटपुट ही कम है, तो टिश्यू परफ्यूजन भी नहीं होगा, वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई इनफ मिलेगा ही नहीं, सो वाइटल ऑर्गन्स भी खराब हो सकते हैं। इंटरवेंशन क्या करेंगे जब एसवीसी सिंड्रोम होता है? तो मेन रीजन हमें पता है कि ट्यूमर की वजह से है, तो हमें पता है कि रेडिएशन कीमो देना ही पड़ेगा, बट जब तक नहीं दे पा रहे हैं इमीडिएटली तब तक हम क्या करेंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। ओके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, फिर डायरेटिक डायूरेटिक्स देंगे, एंड पोजीशन
हाई हाई फाउलर्स, और एटलीस्ट सेमी फाउलर्स तो देनी है, सुपाई नहीं दे सकते। तो पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देनी है कि वीनस रिटर्न एटलीस्ट प्रमोट हो। फिर पेशेंट को हम कीमो रेडिएशन के लिए रेडी करेंगे। एंड वन अनदर थिंग वी कैन डू, व्हाट इज दैट? स्टेंट अप्लाई કરીશું। यस, सुपीरियर वीना केवा के अंदर स्टेंट रख सकते हैं कि ट्यूमर जितनी भी बड़ी हो एटलीस्ट कंप्रेस ना हो जाए। फिर हमने देखा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंडीशन? ટ્યુમર ડિસ્ટ્રક્શન થશે રેપિડલી। ओके, रैपिडली ट्यूमर डिस्ट्रॉय होगी और उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। बट व्हाई इट इज रिलेटेड टू कैंसर? व्हाट हैपेंस इन दिस? रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन की वजह से, यस। રેડિયેશન્સ એન્ડ કીમોથેરાપીથી ટ્યુમર સેલ્સ રેપિડલી ડિસ્ટ્રોય થશે। हाँ, सो रेडिएशन की वजह से रैपिडली डिस्ट्रॉय होगा सेल्स। तो फिर क्या होगा डिस्ट्रक्शन की वजह से? હાઇપરકેલેમિયા, हाइपरकैलेमिया होगा, और હાઇપરયુરેસેમિયા, हाइपरयूरिसेमिया, देन હાઇપરફોસ્ફેટેમિયા અને હાઇપોકેલ્સિયમ। यस, हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा, उसकी वजह से हाइपोकैल्सियमिया होगा। ट्यूमर डिस्ट्रॉय हो रही है वो अच्छी बात है, बट इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है कि किडनी बॉडी में से निकाल ही नहीं पा रहा है वो वेस्ट। तो ये एक्सेस की वजह से प्रॉब्लम होगा। और यूरिसेमिया, हाइपरकैलेमिया, ज्यादा पोटेशियम बढ़ गया तो यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ गया तो किडनी डैमेज भी हो सकती है। तो हम इंटरवेंशन क्या करेंगे? व्हाट इंटरवेंशंस वी कैन डू? इसमें मेन कॉज क्या था? ટ્યુમર સેલ ડિસ્ટ્રોય થતા હતા। हाँ, सो हम इसमें पेशेंट को कीमो एंड रेडिएशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। Do we have to prepare the patient for chemo and radiation? Yes or no? नो। तो फिर क्या करेंगे? होल्ड पे रखा जाएगा। वी नो ये कीमो एंड रेडिएशन की वजह से हो रहा था और उसकी वजह से ये सब बढ़ गया है। सो नेक्स्ट विद होल्ड कर देगा पीएचसीपी, ऑटोमेटिकली आपको बोलेगा कि अभी नेक्स्ट कीमो एंड रेडिएशन पोस्टपोन करते हैं, अभी नहीं दे सकते जब तक कि ये रिजॉल्व नहीं हो जाता। तो वो हम विद होल्ड कर देंगे, वो होल्ड पर रख देंगे। बट ये अभी बड़ा है, उसको तो कम करना पड़ेगा ना। तो उसको क्या करेंगे कम करने के लिए? चलो बोलो, हाउ टू रिड्यूस दिस? हाइपरकैलेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपरयूरिसेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, वो कैसे ठीक करोगे? હાઇપરકેલેમિયા તો ઇન્સ્યુલિન પ્લસ ગ્લુકોઝ એડમિનિસ્ટ્રેશન કરી। हाँ, इंसुलिन देने से वो पोटेशियम सारा सेल में चला जाएगा, बट ग्लूकोज भी चला जाता है। सो टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिया हम ग्लूकोज भी साथ साथ में देंगे इंसुलिन के साथ, तो हाइपरकैलेमिया ठीक हो जाएगा। चलो, व्हाट अबाउट हाइपरयूरिसेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया? હાઇપોકેલ્સિયમિયા છે તો કેલ્શિયમ સપ્લિમેન્ટ્સ આપી શકીએ। ओके, तो उसके साथ साथ दो काम हो जाएंगे, कैल्शियम भी बढ़ जाएगा एंड ફોસ્ફરસ ડિક્રીઝ થશે। हाँ फॉस्फेट भी कम हो जाएगा। व्हाट अबाउट यूरिसेमिया? डायलिसिस। ओके, सीधा डायलिसिस कर देंगे। सर्टेन मेडिकेशंस आर देयर जो प्यूरिन्स, मतलब जो प्रोटीन के वेस्ट प्रोडक्ट्स है। यूरिक एसिड इज आल्सो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। सो सारे जो प्यूरिन्स, एलोप्यूरिनॉल एंड वो सब ब्लड में से निकालने का काम करेगी, एक्सक्रीट करेगी। सो वो दे सकते हैं। एंड कंबाइनली सबको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डायूरेटिक्स दे सकते हैं। सब कुछ यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाएगा। फिर पेशेंट को डाइट कैसा देंगे? Which diet you will give?
लो पोटेशियम, लो फॉस्फोरस। लो पोटेशियम, लो फॉस्फोरस एंड लो प्रोटीन डाइट, राइट। सो इन शॉर्ट रीनल डाइट देना होगा जिसमें पोटेशियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन वो सब कम हो पेशेंट का। हमें पता है कि असेसमेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट, तो सब पहले असेस करेंगे कि कितना बड़ा है, क्या बड़ा है। सो इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू असेस करेंगे, वेट असेसमेंट करेंगे, इनटेक आउटपुट असेसमेंट करेंगे। हाइपरकैलेमिया की वजह से ईसीजी चेंजेस होंगे बिकॉज पोटेशियम इज वाइटल इलेक्ट्रोलाइट फॉर हार्ट, तो वो चेक करेंगे। कैल्शियम की वजह से भी, फॉस्फोरस की वजह से भी ईसीजी चेंजेस होते हैं, सो वी हैव टू आल्सो मॉनिटर द ईसीजी चेंजेस। वो सब पहले मॉनिटर करेंगे, असेसमेंट करेंगे, फिर इंटरवेंशन स्टार्ट होगी। सो आईवी हाइड्रेशन बढ़ा के डाइल्यूट कर सकते हैं। हमने देखा, डिस्कस किया कि इतनी इतनी मेडिकेशन दे सकते हैं। हमने ये सब ट्राई कर दिया, फिर भी पोटेशियम एंड यूरिक एसिड कम नहीं हो रहा है, तो अभी भी है ज्यादा, तो डायलिसिस करके हमें बचाना होगा, वरना पेशेंट की किडनी खराब हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? नो मैम। ओके, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, फिर हम सारे हिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। ऑन्कोलॉजी खत्म हो गया, अब हिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। Okay, so let's start with the new condition, that is anemia. Now tell me, what do you mean by anemia? अनीमिया मतलब क्या? बहुत सुना होगा आपने। Low hemoglobin? Low level of hemoglobin is simply called as anemia. So let's study about anemia. It is a condition in which blood lacks adequate healthy RBCs और hemoglobin. एक ऐसी कंडीशन है अनीमिया कि जिसमें जो हमारा ब्लड है उसके अंदर हेल्दी आरबीसीज नहीं होंगे, या तो हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बिकॉज हमें पता है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अगर आरबीसी ही कम हुए तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन भी कम होगा। या तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि आरबीसी एडिक्वेट होता है बट हीमोग्लोबिन कम होता है। सो ये दोनों कंडीशन को हम अनीमिया बोलेंगे। विथ मोस्ट कॉमन कॉजेस, अब अनीमिया होता क्यों है? सबसे कॉमन कॉज क्या है अनीमिया के? सो बीइंग एक्यूट ब्लड लॉस, अचानक से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है। डिक्रीज और फॉल्टी आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन कम है या तो फॉल्टी है, मतलब अच्छे आरबीसी नहीं बन रहे हैं ज्यादा बट अच्छे नहीं है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी, या तो कुछ ऐसा हुआ है कि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सो ये सारी कंडीशन की वजह से अनीमिया हो सकता है। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ अनीमिया, अनीमिया भी बहुत सारे टाइप्स के हैं। इन शॉर्ट, लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन होता है बट वो अनीमिया के बहुत सारे टाइप्स है, विद द मेन टाइप्स बीइंग अनीमिया रिलेटेड टू एक्यूट एंड क्रोनिक ब्लड लॉस। मेन टाइप क्या है अनीमिया के? सबसे ज्यादा कॉमन अनीमिया क्यों होता है? तो एक्यूट या क्रोनिक ब्लड लॉस की वजह से। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, कुछ क्रोनिक डिजीज है उसमें भी अनीमिया होता है, लाइक इंक्लूडिंग कैंसर। कैंसर में अनीमिया क्यों होता है? बिकॉज कुछ कैंसर्स की वजह से, बोन मैरो कैंसर, हिमेटोलॉजिकल कैंसर में आरबीसी प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, तो होगा या तो ड्यू टू कीमोथेरापी और रेडिएशन थेरापी, माइलो सप्रेशन होता है, जो बोन मैरो है वो सप्रेस हो जाएगा और अल्टीमेटली आरबीसी प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी एड्स, रीनल डिजीज है। रीनल डिजीज में कैसे? बिकॉज जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है जिसकी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन होता है, वो हार्मोन का प्रोडक्शन सिंथेसिस किडनी करती है। तो किडनी खराब होगी तो ऑटोमेटिकली इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बनेगा एंड आरबीसी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। लीवर डिजीज है। ऑटो इम्यून कंडीशंस है। ऑटो इम्यून कंडीशंस मतलब खुद के ही डब्ल्यूबीसीएस, मतलब खुद के ही सेल्स खुद की बॉडी पर अटैक कर देंगे। सो ये सारी क्रोनिक डिजीजेस है, उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है। समटाइम्स अनीमिया कॉज्ड बाय न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी अनीमिया हो सकता है, लाइक आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, फॉलेट डेफिशिएंसी अनीमिया, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी अनीमिया, ये भी हो सकता है। या तो हेरिडिटरी की वजह से अनीमिया हो सकता है, लाइक सिकल सेल अनीमिया एंड थैलेसीमिया। सिकल सेल अनीमिया क्यों? बिकॉज आरबीसी अच्छे शेप के ही नहीं है, तो हीमोग्लोबिन भी अच्छा नहीं होगा। थैलेसीमिया उसकी वजह से भी होगा। सो ये सारे टाइप्स ऑफ अनीमिया है एंड उसके कॉजेस भी हमने देख लिए। नाउ
Treatment of anemia focus on the treating the cause of the condition and varies based on the type of anemia. अभी अनीमिया की ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि पेशेंट को किसकी वजह से हुआ है. पेशेंट को हेरिडिटरी की वजह से है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है, क्रोनिक कंडीशन. सो डिपेंडिंग ऑन द कॉज ट्रीटमेंट अलग अलग होगी. Acute blood loss anemia is characterized by normal RBC size, shape and color. अगर किसी पर्सन को ब्लड लॉस की वजह से अनीमिया हुआ है और आप चेक करोगे, पेशेंट का ब्लड टेस्ट करोगे, तो उसमें आरबीसी नॉर्मल होंगे, नॉर्मल साइज, नॉर्मल शेप, नॉर्मल कलर, सब कुछ नॉर्मल है. बट द मेन प्रॉब्लम कि वो लॉस हो गया है, इसीलिए अनीमिया है. क्लाइंट एट रिस्क इंक्लूड, अभी कौन से पेशेंट को ब्लड लॉस हो सकता है? सो रिस्क पर्सन आर पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट, क्लाइंट विथ एन एक्टिव ब्लीडिंग प्रॉब्लम, उसको कुछ ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्लाइंट विथ अ रिडक्शन ऑफ इन द ब्लड कंपोनेंट्स. या तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, सो ब्लड कंपोनेंट्स है, सारे ब्लड कंपोनेंट्स अच्छे से बनेंगे नहीं. देन हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट और आरबीसी लेवल्स कैन बी लो. अगर ये पेशेंट का ब्लड टेस्ट करोगे तो हीमोग्लोबिन भी कम आएगा, हेमाटोक्रिट भी कम आएगा, एंड आरबीसी सेल्स के जो लेवल्स है वो सब कुछ कम होगा. सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कि अनीमिया है, ब्लड लॉस की वजह से हुआ है, तो ये सारे उसमें फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे. असेसमेंट, जो भी पर्सन अनेमिक है उसमें साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे? तो हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या था? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैरी करना. हीमोग्लोबिन इज फंक्शन एज द ऑक्सीजन कैरियर. अभी हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कैसी होगी? कम होगी. सो हमें पता है कि सेल्स को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बट ऑक्सीजन उसको मिल नहीं रहा है. सो उस पेशेंट को फटीग फील होगा, वीकनेस फील होगा, बिकॉज अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगा. एंड हम ड्यू टू लाइक बॉडी की डिमांड ज्यादा है, दे वांट ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा है, सो देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. पेशेंट ऐसे, आप भाग के आते हो तो आप कैसे सांस लेते हो? क्यों? बिकॉज आपने भाग कुछ काम किया है, तो बॉडी की डिमांड बढ़ गई, बॉडी वांट्स मोर ऑक्सीजन. सो टू प्रोवाइड और टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी आप फटाफट से ब्रीथिंग करते हो, सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ज्यादा होगी. कुछ भी काम करेगा पेशेंट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी. पेशेंट विल बी पेलर और स्लाइट जॉन्डिस इफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन अकर. जॉन्डिस अनीमिया में पेशेंट पेल दिखता है ड्यू टू लो लेवल ऑफ आरबीसी और वो सब. अगर ब्लड डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो पेशेंट जॉन्डिस भी दिखेगा. क्यों? ब्लड डिस्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट क्यों जॉन्डिस येलो दिखता है? जॉन्डिस में होता क्या है? व्हाट हैपेंस इन द जॉन्डिस? जॉन्डिस में क्या होता है? आरबीसी डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय થશે. हाँ, तो फिर येलो क्यों हो जाता है पर्सन? आरबीसी डिस्ट्रक्शन થશે તો હિમોગ્લોબિન બી તો લો હશે અને બિલિરુબિન ઇન્ક્રીઝ થશે. हाँ, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज डिस्ट्रॉय होता है, तब उसमें से एक बाय प्रोडक्ट निकलता है बिलीरुबिन, और वो एक्सेस बिलीरुबिन की वजह से वो बिलीरुबिन है वो स्किन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन में, सब जगह पर अक्यूमुलेट हो जाता है, इसीलिए पेशेंट येलो दिखता है. सो अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे तो हीमोग्लोबिन ऑलरेडी कम होगा, तो अनेमिक तो हो जाएगा. सो उस रीजन से पेशेंट को अनेमिया है तो वो जॉन्डिस्ड भी दिखेगा पर्सन. फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, डिसरिथमियास होगा, चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, टेकिकार्डिया होगा, एंड सारी एक्सट्रीमिटीज कूल फील होगी. सो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स. अभी इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि जितने भी कॉजेस है उसके अकॉर्डिंग इंटरवेंशन अलग अलग होगी, बट नाउ वी आर स्टडिंग ऑल द इंटरवेंशन टुगेदर. Administer blood products and hematopoietic medication as prescribed to treat the anemia related to acute or chronic condition. Acute blood loss की वजह से अनीमिया हुआ है तो ब्लड प्रोडक्ट्स देंगे. क्रोनिक कंडीशन है, लाइक मैंने जैसे बोला कि किडनी के डिसीज में इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ही सिक्रेट नहीं होता है, तो हम ऐसी मेडिसिन देंगे, हिमेटोपोएटिक मेडिसिन, जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कर सके. सो ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं. Encourage diet rich in deficient nutrients such as supplementation with iron, folate, vitamin B12 if anemia is caused by malnutrition. अगर खाने की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है तो वो हम रीच करके दे सकते हैं. Control and address the source of bleeding if anemia is caused by acute blood loss. कुछ ऐसी वजह से हो रहा है कि ब्लड लॉस हो रहा है तो हम वो ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे.
एड्रेस करेंगे कि हो कहाँ से रहा है, एंड असेस द क्लाइंट फॉर द सोर्स ऑफ फ्रैंक एंड ऑकल्ट ब्लीडिंग। हमें आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है कि एटलीस्ट ब्लड निकल कहाँ से रहा है, कहीं से फ्रैंक ऐसे ब्लीडिंग निकल रहा है कि ऑकल्ट ब्लड निकल रहा है। ऑकल्ट ब्लड हम देख नहीं पाएंगे, बट वो स्टूल में और यूरिन में प्रेजेंट होता है, जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तब पता चलेगा। कॉन्टेक्ट द पीएचसीपी एंड प्रिपेयर फॉर रिप्लेसमेंट थेरापी इफ एक्यूट ब्लड लॉस अकर्स। पीएचसीपी को कांटेक्ट करेंगे, अगर ब्लड लॉस हुआ है तो हमें रिप्लेसमेंट थेरापी देनी पड़ेगी, मतलब दूसरा ब्लड देना पड़ेगा पेशेंट को। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट अनीमिया। अभी अनीमिया के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, तो वो पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। नाम सुन के ही पता चल जाएगा अनीमिया क्यों है, due to ड्यू टू iron. आयरन डेफिशिएंसी। यस, सो आयरन स्टोर्स डिप्लीट हो गए हैं, कम हो गए हैं, resulting in the decreased iron supply for the manufacture of hemoglobin in the RBC। अभी हमें पता है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी के अंदर एचबी है। आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन लगेगा, बट एचबी के प्रोडक्शन के लिए आयरन जरूरी है। अगर पेशेंट के आयरन स्टोर्स बॉडी में आयरन ही कम है, तो जो एचबी प्रोडक्शन के लिए आयरन सप्लाई होना चाहिए वो भी कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली एचबी कम हो जाएगा। तो कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम ब्लड लॉस, ब्लड लॉस की वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, बिकॉज सब कुछ लॉस हो जाता है। इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड, पेशेंट आयरन कंज्यूम एडिक्वेट कर रहा है बट बॉडी की डिमांड बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट 10 ग्राम्स ऑफ आयरन रिच डाइट ले रहा है, बट बॉडी यूज करके 20 ग्राम्स चाहिए, तो फिर बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। सिंड्रोम ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मैल एब्जॉर्प्शन, जीआई के कुछ ऐसे सिंड्रोम्स है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स है, कि जिसकी वजह से पेशेंट कितना भी अच्छा खाए, आयरन रिच डाइट ले, बट वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। एंड डाइटरी इनएडिक्वेसी, या तो फिर पेशेंट खा ही कम रहा है, सो दिस कुड बी द रीजंस। older clients often have poor diet or chewing difficulty that place them at a risk for anemia। जो older people है उनके डाइट एक तो पुअर होते हैं, वो अच्छा खाना नहीं खाते, कम खाना खाते हैं, या तो उनको च्यूइंग डिफिकल्टी होती है। अभी जितना पेशेंट च्यू करके नहीं खाएगा उतना ब्रेक डाउन नहीं होगा एंड अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सो इसकी वजह से उनको अनीमिया होने के रिस्क बहुत ज्यादा है। सेम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट विल बी पेल, वीकनेस, फटीग होगा, लो हीमोग्लोबिन लेवल होंगे, हिमेटोक्रिट लेवल लो होंगे, एंड एमसीवी लेवल्स भी लो होंगे। अगर किसी का आप सीबीसी टेस्ट देखो, ब्लड टेस्ट देखोगे, किसी का रिपोर्ट आपके घर में हो या आपका खुद का पहले किया हुआ हो, तो देखना उसके अंदर एमसीवी का मतलब है मीन सेल्यूलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम, मीन सेल वॉल्यूम, ये सारा मतलब सेम है। उसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आरबीसी ही कम है, सेल्यूलर वॉल्यूम ही कम है, सो वो हमें रिपोर्ट में पता चलेगा। द आरबीसी सेल्स आर माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। अभी आरबीसी सेल है कैसे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी साइज कैसी है, वो हमें देखना हो तो रिपोर्ट में लिखा होता है कि जब हम डिटेल स्टडी करवाए कि आरबीसी कैसे है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी होती है, तो उसमें लिखा होता है वेदर इट इज माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, वो लिखा होता है। अभी माइक्रोसाइटिक मतलब वो सेल्स छोटे छोटे हैं, जो नॉर्मल आरबीसी की साइज है उससे छोटी साइज है, माइक्रोसाइटिक का मतलब वो होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक का मतलब क्या होगा फिर, larger, लार्जर है, नॉर्मल से थोड़े बड़े हैं। हाइपोक्रोमिक, इट इंडिकेट्स हीमोग्लोबिन, हाइपोक्रोमिक सेल्स है, मतलब आरबीसी अच्छे साइज के हैं। समटाइम्स आरबीसी ऐसे होंगे कि साइज नॉर्मल है बट दे आर हाइपोक्रोमिक, मतलब नॉर्मल साइज है बट उसके अंदर एचबी ही कम है, तो दिस सेल्स आर कॉल्ड एज हाइपोक्रोमिक। नॉर्मल साइज होने के बावजूद, नॉर्मल नंबर होने के बावजूद भी एचबी कम है। एंड हाइपरक्रोमिक क्रोमिक में ऐसा हो जाता है कि एचबी बहुत ज्यादा है, नॉर्मल से भी ज्यादा है। तो हाइपोक्रोमिक वर्ड इंडिकेट करता है एचबी को, एंड माइक्रोसाइटिक वर्ड इंडिकेट करता है आरबीसी को। सो साइज छोटी है एंड एचबी लेवल भी कम है। अंडरस्टूड? आपके पास घर में किसी का भी ब्लड टेस्ट हो तो आप देखना, आपको ये पता चलेगा। एक एमसीबी भी होता है और एक एमसीएच भी होता है, मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन, मतलब टोटल नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है इतने सेल में। सो एमसीबी लेवल, एमसीएच लेवल, आरबीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ सीबीसी के अंदर होता है। इफ यू गेट अ टाइम, रीड दैट, आपको पता चलेगा।
अगर घर में किसी का नहीं है तो आप गूगल भी कर सकते हो। अगर हमें पता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो हम इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? सो इंक्रीज द ओरल इंटेक ऑफ आयरन एंड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन फूड चॉइसेस दैट आर हाई इन आयरन। पेशेंट को बोलना है कि आयरन इंटेक बढ़ाना है, ऐसे फूड्स खाने हैं कि जो आयरन रिच हो। अभी न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है 11 चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से फूड्स आयरन रिच है। एडमिनिस्टर आयरन सप्लीमेंट्स एज प्रिस्क्राइब। पेशेंट्स को आयरन सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, गोलियां के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, वो भी दे सकते हैं। Intramuscular injection of iron using Z-drug method or IV administration of iron may be prescribed in severe cases of anemia। बहुत ज्यादा सीवियर अनेमिया है तो हम IM इंजेक्शन भी दे सकते हैं। और जेड ट्रैक मेथड मतलब हम ऐसे, आपने देखा होगा कि IM इंजेक्शन कैसे देते हैं, मसल्स पे से पकड़कर फिर इंजेक्शन देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। सो होगा कैसे, जस्ट इमेजिन कि ये मसल्स का लेयर्स है, राइट, और हमने होल्ड करके रखा था, तो हमने यहाँ पर ऐसे बम क्रिएट करके रखा है होल्ड करके। नाउ यू आर एडमिनिस्ट्रिंग द इंजेक्शन, यहाँ पर इंजेक्शन दोगे, फिर जैसे ही रिलीज करोगे, सिरिंज निकालोगे तो ऐसी हो जाएगी, बिकॉज हमने वो पकड़ के रखा था। छोड़ने के बाद वो नॉर्मल साइज में आ जाएंगे, नॉर्मल पोजिशन में आ जाएंगे, तो ऐसा होगा। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज जेड ट्रैक मेथड। मतलब सिंपली हम ऐसे पकड़कर IM इंजेक्शन देंगे, छोड़ने के बाद वो जेड शेप बन जाता है अंदर। तो जेड ट्रैक मेथड यूज करके हम IM इंजेक्शन दे सकते हैं, IV मेडिसिन दे सकते हैं, IM। टीच क्लाइंट हाउ टू एडमिनिस्टर आयरन सप्लीमेंट्स। अगर पेशेंट आयरन ले रहा है, आयरन सप्लीमेंट्स ले रहा है, तो उसको सिखाना होगा कि कैसे लेना है, बिकॉज आयरन की मेडिसिन ऑलवेज एम्प्टी स्टमक नहीं ली जा सकती, मिल्क के साथ नहीं ली जा सकती, ऐसे कुछ है। तो पेशेंट को सब सिखाना पड़ेगा। वी हैव टू एडवाइज द पेशेंट। क्या आप एडमिनी सिखाओगे? देखो ये तीनों पॉइंट्स है उसको सिखाने के लिए, ये पॉइंट्स है। सो पेशेंट को सिखाना है, टेक बिटवीन मील्स फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। उसको एम्प्टी स्टमक नहीं लिया जा सकता, मील्स के बीच में लेना है, खाना खाया फिर उसको लेना है। टेक विथ मल्टीविटामिन और फ्रूट जूसेस सच एज टोमेटो जूस बिकॉज विटामिन सी इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन। यस, आयरन पेशेंट ले रहा है बट विटामिन सी नहीं ले रहा है, तो उसकी बिना विटामिन सी के बगैर आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सो पेशेंट को सिखाना होगा कि मेडिसिन के साथ साथ, आयरन के मेडिसिन के साथ 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 में मल्टीविटामिन भी लो, विटामिन सी रिच, लाइक खट्टे फ्रूट जूसेस है कुछ ऐसा लो, उसके साथ आयरन लो। डू नॉट टेक विथ मिल्क और एंटासिड्स बिकॉज दिस आइटम्स डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन। यस, मिल्क के साथ आयरन नहीं लिया जा सकता, आयरन की टैबलेट्स एंटासिड्स के साथ भी नहीं ली जा सकती। अगर एंटासिड ले रहा है पेशेंट, तो आयरन की मेडिसिन लेने से पहले एंड एंटासिड के बीच में हमें टाइम ज्यादा रखना होगा, वो दोनों साथ में नहीं लिया जाता, वरना एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। दिस इज द रीजन जो लोग मिल्क ज्यादा पीते हैं वो ज्यादा अनेमिक होते हैं। Do not instruct the client that about the side effects of iron supplements like black stool, constipation and foul aftertaste. Yes, आयरन मेडिसिन की वजह से, आयरन सप्लीमेंट्स की वजह से पेशेंट को स्टूल एकदम डार्क कलर के होंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, ऑलवेज ब्लॉटेड फील करेगा पेशेंट, एंड फाउल टेस्ट आता रहेगा मुंह में। सो दिस हैपेंस, सो पेशेंट को सिखाना होगा। लिक्विड आयरन प्रिपरेशन स्टेन्स द टीथ। अगर सिरप के फॉर्म में दे रहे हो पेशेंट को आयरन, तो लिक्विड प्रिपरेशन है तो वो क्लाइंट पिएगा तो उसके दांत भी स्टेन हो जाएंगे। So to prevent that, हम पेशेंट को बोल सकते हैं, teach the client that liquid iron should be taken through a straw, that the teeth should and that the teeth should be brushed after administration। तो पेशेंट को ऐसा सिखा सकते हैं कि स्ट्रॉ से आयरन सप्लीमेंट लो, ओरल ले रहे हो सिरप के फॉर्म में, एंड लेने के बाद ब्रश कर दो तो आपके टीथ स्टेन नहीं होंगे। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू टीच द पेशेंट। Next is vitamin B12 deficiency anemia. So a macrocytic anemia, it is a macrocytic मतलब मैक्रोसाइटिक अनीमिया मतलब लार्ज साइजेस। हाँ, सेल्स बहुत बड़े बड़े हैं, आरबीसी के जो सेल्स हैं वो बड़े साइज में है, बट दे आर लैक इन हीमोग्लोबिन। So a macrocytic anemia that results from an inadequate intake of B12 or lack of absorption of ingested B12 from the intestinal tract। अभी पर्सन, विटामिन B12 भी ऑल्सो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो पर्सन या तो विटामिन B12 वाला खाना नहीं खा रहा है या तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, सेल्स की नॉर्मल साइज नहीं रहेगी, वो बड़े हो जाएंगे। सो उसके अंदर हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइक
Pernicious anemia results from the deficiency of intrinsic factor normally secreted by gastric mucosa necessary for intestinal absorption of B12. अभी ये जो जीआई म्यूकोजा है, हमारे स्टमक के अंदर की, इंटेस्टाइन के अंदर की लाइनिंग है, वहां पर कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं. वो फैक्टर्स का काम क्या है? विटामिन B12 को एब्सॉर्ब करना. अभी सोचो कोई पर्सन है जिसके अंदर ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज ही नहीं हो रहे हैं, तो विटामिन B12 एब्सॉर्ब होगा कैसे? सो अल्टीमेटली विटामिन B12 एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, सो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे पर्निशियस अनीमिया. इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ B12, बट मेन कॉज क्या था कि वो इंट्रिंसिक, पेशेंट अच्छे से B12 वाला खाना खा रहा है, बट मेन प्रॉब्लम है कि इंटेस्टाइन में इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से B12 एब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा है, एंड उसको पर्निशियस अनीमिया हो गया. अभी ऐसा कब होता है कि जब इंट्रिंसिक फैक्टर्स नहीं रिलीज होते, सो पेशेंट को कुछ गैस्ट्रिक डिजीज है, कुछ प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक डिजीज है, या सर्जरी करवाई है. सर्जरी कैन रिजल्ट इन लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर. सर्जरी होने के बाद जब तक वो नॉर्मल फंक्शन में नहीं आ जाता, तब तक इंट्रिंसिक फैक्टर अच्छे से रिलीज नहीं होंगे. अंडरस्टूड? यस और नो? यस. ओके. नाउ पेशेंट को B12 डेफिशिएंसी अनीमिया होगा तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? सीवियर पेलर होगा, फटीग, वेट लॉस, स्मूथ एंड बीफी रेड टंग, उसकी टंग एकदम स्मूथ एंड बहुत रेड रेड होगी. स्लाइट जॉन्डिस भी होगा. पैरेस्थेशिया ऑफ हैंड्स एंड फीट. जब भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है तो पैरेस्थेशिया होगा. पैरेस्थेशिया मतलब, पैरेस्थेशिया मीन्स numbness and tingling. नमनेस एंड टिंगलिश सेंसेशन. आपने देखा होगा जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी वाले पेशेंट होते हैं ना, उनको थोड़ी देर में ही बार बार ऐसी कंप्लेन करेंगे, खाली चढ़ गई है, राइट? सो इट हैपेंस ड्यू टू B12 डेफिशिएंसी. B12 इज अ मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर नर्व. सो ये होता है, पैरेस्थेशिया होगा. डिस्टर्बेंस इन गेट एंड बैलेंस. गेट एंड बैलेंस में भी डिस्टर्ब हो जाएंगे पेशेंट. जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी वाले पेशेंट होंगे ना, वो आंखें बंद करके बैलेंस नहीं कर पाते, डिस्टर्ब हो जाता है. ओके. इंटरवेंशन क्या करेंगे? हमें पता है B12 की वजह से हो रहा है, तो वो ही देना होगा. इंक्रीज द डायटरी इनटेक ऑफ फूड रिच इन विटामिन B12 सच एज मीट एंड लीवर. सबसे ज्यादा विटामिन B12 का रिच सोर्स है नॉन वेजिटेरियन फूड, एंड उसमें भी सबसे ज्यादा फिश. फिश में से सबसे ज्यादा मिलता है, एंड मीट में से, मीट में भी स्पेसिफिकली जो लीवर ऑर्गन होता है उसमें से सबसे ज्यादा मिलता है. So meat and liver if the anemia is a result of dietary deficiency. डाइट की वजह से हो रहा है तो administer vitamin B12 injection as prescribed weekly initially and then monthly for maintenance lifelong if the anemia is a result of deficiency of intrinsic factor or disease or surgery of the ileum. अभी पेशेंट को चलो डाइट कम था तो डाइट खाना खा के कर लेगा, बट पेशेंट को इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं है, तो कितना भी खाए वो ठीक होने ही वाला नहीं है. तो ऐसे पेशेंट को इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे कि एटलीस्ट उसके ब्लड के अंदर विटामिन B12 रहे. एंड विटामिन B12 इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन. वाटर सॉल्युबल विटामिन मतलब वो पानी के साथ बॉडी में से बाहर निकल जाता है. जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो फैट की तरह हमारी बॉडी में स्टोर होंगे, बट वाटर सॉल्युबल विटामिन निकल जाएंगे, तो हमें उसको रेगुलरली लेना पड़ता है. ऐसा नहीं कि एक बार लिया तो महीनों तक, सालों तक वो चलेगा, ऐसा नहीं होता है. सो पेशेंट को स्टार्टिंग में इनिशियली हर वीक B12 का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, एंड देन लाइफ टाइम उसको एवरी मंथ B12 का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा. Oral B12 preparations and nasal sprays or sublingual cobalamin preparation may be prescribed to maintain the vitamin B level. Injections का alternative form है nasal sprays आता है B12 के, sublingual टंग के नीचे कोबालामाइन रखने का होता है. ऐसे सारे प्रिपरेशंस आते हैं, तो पेशेंट रेगुलरली डेली बेसिस पर B12 की कैप्सूल्स भी आती है, वो भी ले सकता है. ओके. नेक्स्ट इज फॉलेट डेफिशिएंसी अनीमिया. फॉलेट डेफिशिएंसी मतलब जो हम बोलते हैं फॉलिक एसिड, विटामिन B9 दैट इज कॉल्ड एज फॉलेट और फॉलिक एसिड. तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से अगर अनीमिया होगा तो हम बोलेंगे फॉलेट डेफिशिएंसी अनीमिया. इसमें भी सेल्स की साइज क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है. इट इज अ मैक्रोसाइटिक अनीमिया इन विच RBCs are larger than the normal and are oval shaped rather than round shaped due to lack of inadequate intake of folate.
फॉलेट का है काम क्या है, वो शेप को मेंटेन करता है। अभी पेशेंट फॉलेट ही नहीं लेगा, फॉलिक एसिड ही नहीं लेगा, तो जो आरबीसीज है वो अच्छे से बनेंगे नहीं, अच्छे से जो नॉर्मल मैच्योरेशन नॉर्मल शेप बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। उसकी वजह क्या होगा, बहुत लार्जर बहुत बड़े बड़े शेप के होंगे एंड राउंड की जगह ऐसे ओवल शेप के हो जाएंगे। सो वो नॉर्मल नहीं है, इट कैन नॉट कैरी द नॉर्मल हीमोग्लोबिन। सो फॉलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिक्वायर्ड फॉर आरबीसी फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन। अगर वो ही कम होगा तो आरबीसी अच्छे नहीं होंगे एंड अल्टीमेटली उसके अंदर नॉर्मल एचबी भी नहीं होगा। कॉमन कॉजेस क्यों होता है फॉलेट डेफिशिएंसी अनीमिया? सो कॉमन कॉजेस इंक्लूड डाइटरी डेफिशिएंसी, खाना ही फॉलिक विटामिन बी9 वाला खाना ही नहीं खा रहा है पेशेंट, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जीआई सिंड्रोम्स है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम लाइक सीलियाक डिजीज है, क्रोन्स डिजीज है, स्मॉल बॉवेल रिसेक्शन करवाया है, मतलब बॉवेल का कुछ पोर्शन काट लिया है। ओल्ड स्टूडेंट, सीलियाक डिजीज में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन सीलियाक डिजीज? वी हैव स्टडीड दिस। ગ્લુટેન ફ્રી ડાયટ લેવાનું, એક્સેસિવ ગ્લુટેન ના લીધે થાય। हाँ, ग्लूटेन की वजह से पेशेंट ग्लूटेन इंटॉलरेट हो जाता है। तो जब भी पेशेंट ग्लूटेन वाला कंज्यूम करेगा उसको जीआई सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। सो ग्लूटेन फ्री डाइट लेना होता है। क्या चीजें अवॉइड करनी होती है? ब्रो ब्रो डाइट, यस, सो BROW, बार्ली, राई, ओट एंड व्हीट, इसमें ग्लूटेन ज्यादा होता है, सो पेशेंट हैज टू अवॉइड दिस। क्रोन्स डिजीज में क्या होगा? क्रोन डिजीज में क्या होता था? bowel inflam इन्फ्लामेशन होता था, यस, इट इज अ सीरियस बॉवेल इन्फ्लामेशन हो जाता था, बॉवेल रिसेक्शन है। कुछ मेडिकेशंस ले रहा है, मेडिकेशंस की वजह से भी क्या होगा कि जो फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब होना चाहिए वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, लाइक एंटी सीजर मेडिकेशन, इट डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड। सो ये मेडिकेशन पेशेंट रेगुलरली ले रहा है, फिर कितना भी फॉलिक B9 वाला खाना खाएगा पेशेंट, कोई फायदा नहीं है। फिर ऐसे कंडीशंस लाइक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या होता है, रिक्वायरमेंट फॉलिक एसिड की बढ़ जाती है। पेशेंट पहले, जस्ट इमेजिन, पेशेंट 9 ग्राम्स डेली खा रहा था, उसके लिए उतना इनफ था। अब शी हैज बिकम अ प्रेग्नेंट, सो उसको बेबी की भी फुलफिल करनी है, सो 9 ग्राम्स अब सफिशियंट नहीं है। सो प्रेगनेंसी में भी होता है जिसमें रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म कर रहा है पेशेंट या क्रोनिक हीमोडायलिसिस है, ये सारे रीजन की वजह से फॉलिक एसिड कम हो जाएगा एंड अल्टीमेटली आरबीसी अच्छे से नहीं बनेंगे और एचबी कम हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर? डिस्पेप्सिया, व्हाट इज डिस्पेप्सिया? डिस्पेप्सिया का मतलब क्या? pain and discomfort in the upper abdomen, सॉरी, pain and discomfort in the upper abdomen. ओके, हाँ, पर क्यों होता है मेन? एग्जैक्ट ये वर्ड को ब्रेक डाउन करके बताओ। पेप्सिया, इट इज रिलेटेड टू पेप्सिन, पेप्टिक एसिड, अब ऐसा कुछ बोलते हो, क्या है ये सारी चीजें? पेप्टिक एसिड, पेप्सिन, ये सब क्या करता है, कहाँ पर होता है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ये सारी सिक्रीशंस है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है पेप्सिन, राइट, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो पेशेंट का जो पेप्सिन का सिक्रीशन है वो ही ऑल्टरनेट हो जाएगा, एबनॉर्मल सिक्रीशन हो जाएगा, मतलब इनफ सिक्रीशन नहीं होगा। अब सोचो कि खाना, पेप्सिन अगर इनफ सिक्रीट ही नहीं होगा तो पेशेंट का फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा अच्छे से एंड एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा एंड उसकी वजह से ये पेन और ब्लॉटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन होता है, बिकॉज फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सो आपने जो बोला दैट इज करेक्ट, बट वो होता क्यों है? ड्यू टू एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes. हाँ, सो Yes. डिस्पेप्सिया मतलब एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन, दैट इज एन एंजाइम which is very important for digestion of food. Then smooth beefy red tongue हो जाएगी, पेलर, फटीग, वीकनेस होगा, टीनिटस होगा। व्हाट इज टीनिटस? ringing of the ear, यस, रिंगिंग इन द ईयर, कान में कुछ आवाज बज आ रही है ऐसा फील होगा।
एंड टैकीकार्डिया होगा। ओके, इंटरवेंशन क्या करेंगे, हमें पता है कि जो भी कम है वो ही देना होता है। सो एनकरेज द क्लाइंट टू ईट फूड रिच इन फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड सबसे ज्यादा किस में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, लीवर, फिश, लेग्यूम्स, पीनट, ऑरेंज जूस, एवोकाडो। तो जिसमें ज्यादा है वो खाने के लिए बोलना है पेशेंट को। एंड एडमिनिस्टर फॉलिक एसिड एज प्रिस्क्राइब। फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स भी हम दे सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन। नेक्स्ट इज सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया हमने पीडियाट्रिक में ऑलरेडी स्टडी किया है। न्यू स्टूडेंट्स विल स्टडी दिस टॉपिक इन पीडियाट्रिक। तो इन शॉर्ट सिकल शेप हो जाते हैं आरबीसी जो नॉर्मल ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आरबीसी ऐसे होते हैं तब उसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे में नहीं होता है। एंड थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का मतलब क्या है, उसमें क्या होता है, हमें पता है कि अल्फा चेन एंड बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन की, ऐसे दो चेन कंबाइन होके पूरा हीमोग्लोबिन बनाती है। सो ये जो स्पेसिफिकली ये जो बीटा चेन है वो एब्नॉर्मल हो जाती है थैलेसीमिया में। थैलेसीमिया के टाइप्स है, माइनर, मेजर, बहुत सारे टाइप्स है। सो दिस इज द कंडीशन। अंडरस्टूड? ये हम पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ ना, अब ये है बाकी है, सॉरी। नेक्स्ट इज एप्लास्टिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया मतलब हाइपरप्लेशिया, देन एप्लेशिया। प्लेशिया वर्ड किसके लिए होता है, वी यूज द प्लेशिया वर्ड फॉर, प्लेशिया वर्ड किसके लिए यूज होता है, वी यूज फॉर सेल। सेल्स। तो यहाँ पर ए प्लास्टिक अनीमिया हुआ है, मतलब सेल्स ही नहीं है, आरबीसीज ही नहीं है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ से होगा। सो लेट्स स्टडी अबाउट द ए प्लास्टिक अनीमिया। ए प्लास्टिक अनीमिया इज द डेफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेटिंग इरिथ्रोसाइट्स। ये सेल्स है, वो ही कम है, देयर इज नो इनफ इरिथ्रोसाइट्स एंड ऑल अदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। सो एप्लास्टिक अनीमिया में हमें हमें तो मतलब है अभी आरबीसी से। तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी प्रोडक्शन, सर्कुलेटिंग आरबीसी ही कम है, सो उसकी वजह से अनीमिया होगा। एंड अदर ब्लड कंपोनेंट्स है लाइक डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो भी कम होंगे। अकेले आरबीसी कम नहीं है, वो सारे ब्लड कंपोनेंट्स कम है। क्यों कम हुआ, सो रिजल्टिंग फ्रॉम द अरेस्टेड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स विद इन द बोन मैरो। बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो इसीलिए उनका ग्रोथ अटक गया है। एंड जो इरिथ्रोसाइट्स नॉर्मली जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो ही नहीं है। इट कैन बी प्राइमरी, प्रेजेंट एट अ बर्थ, एंड सेकेंडरी। समटाइम्स पैदा होते ही ये प्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, बिकॉज बोन मैरो में पहले से ही प्रॉब्लम है, या तो अक्वायर भी हो सकता है, बड़े होने के बाद भी कुछ हो सकता है। सेवरल प्रॉब्लम्स कॉज, सेवरल पॉसिबल कॉजेस एग्जिस्ट। बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से ए प्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, लाइक इंक्लूडिंग क्रोनिक एक्सपोजर टू माइलोटॉक्सिक एजेंट्स। पर्सन का एक्सपोजर हुआ है माइलोटॉक्सिक एजेंट से। माइलोटॉक्सिक मतलब इट इज टॉक्सिक फॉर, किसके लिए है, माइलो वर्ड किसके लिए यूज होता है, माइलो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, रेडिएशन कीमोथेरेपी की वजह से माइलो सप्रेशन होता है। सो माइलो वर्ड किसके लिए यूज किया, बोन मैरो। बोन मैरो। सो जैसे कुछ चीजें होती है, न्यूरोटॉक्सिक है, हिपेटोटॉक्सिक है, जो वो ऑर्गन डैमेज करती है। सो ऐसे कोई एजेंट्स के कांटेक्ट में आया है, पेशेंट ने खा लिया है या कुछ हुआ है जो माइलोटॉक्सिक है, मतलब बोन मैरो को डैमेज कर सकता है। सो उसकी वजह से अभी बोन मैरो ही डैमेज हो जाएगा तो नॉर्मल सेल कहाँ से बनेंगे। कुछ वायरसेस एंड इन्फेक्शन सच एज हेपेटाइटिस, एप्स्टीन बार वायरस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स सच एज एचआईवी एंड एलर्जिक स्टेट्स, ये सारे रीजन की वजह से देयर आर पॉसिबिलिटीज कि अच्छे से आरबीसी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, बोन मैरो अफेक्ट हो जाता है। The definitive diagnosis is determined by bone marrow aspiration, shows conversion of red bone marrow to fatty bone marrow। अभी इसका डेफिनेटिव कंफर्मेटिव डायग्नोसिस करना है कि पेशेंट को एग्जैक्टली ए प्लास्टिक अनीमिया है कि दूसरा अनीमिया है। सो डॉक्टर्स क्या करेंगे, बोन मैरो का सैंपल लेके देख लेंगे,
उसमें क्या होगा, नॉर्मल बोन मैरो रेड कलर में से रेड बोन मैरो नहीं होगा, उसकी जगह फैटी बोन मैरो होगा। मतलब बोन मैरो में फैट अक्यूमुलेशन हो जाएगा जो अच्छे से अब काम नहीं कर पा रहा है, डैमेज हो गया है। सो कंफर्म हो जाएगा कि अब हाँ पेशेंट को बोन मैरो ही प्रॉब्लम है। सो कितना भी आप फॉलिक एसिड दे दो, आयरन दे दो, B12 दे दो, कोई असर होने वाला नहीं, बिकॉज आरबीसीज ही नहीं बन रहे हैं। Therapeutic management focuses on restoring the function of bone marrow and involves immunosuppressive therapy and bone marrow transplantation. Treatment of choice if a suitable donor exists. Yes. अभी इसमें तो अगर आप इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी दे दो, कुछ भी कर लो, बोन मैरो में ही प्रॉब्लम है तो नॉर्मल आरबीसी प्रोडक्शन होगा ही नहीं, अल्टीमेटली अंदर एचबी भी नहीं होगा। तो कितना भी कर लो कोई चीज काम नहीं करने वाली। सो मेन हमारा फोकस क्या है, वी वांट कि वो बोन मैरो नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट कर दे। तो नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देनी होगी कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, अटैक हो रहा है बोन मैरो पर, वो कम हो। एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी करना पड़ता है समटाइम्स इन सीवियर केसेस। अगर आपके पास डोनर है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाएगा। If the cause is a myelotoxic medication that is being administered for another purpose, the medication may be discontinued to improve the bone marrow function. Yes, अगर ये cause है कि पर्सन कोई मेडिसिन ले रहा है बट वो मेडिसिन बोन मैरो के लिए टॉक्सिक है, दूसरे पर्पस के लिए ले रहा है, उसको कुछ और ठीक करना है, बट वो मेडिसिन दैट इज नॉट गुड फॉर बोन मैरो, और उसकी वजह से ये एप्लास्टिक अनीमिया हुआ है, सो वी हैव टू डिसकंटिन्यू दैट मेडिकेशन। गॉट इट? असेसमेंट, अगर एप्लास्टिक अनीमिया होगा तो आपको साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, पेनसाइटोपेनिया। व्हाट डू यू मीन बाय पेनसाइटोपेनिया वर्ड? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोपेनिया, पेनसाइटोपेनिया, पेनिया, ये वर्ड किसके लिए यूज होता है? इट इज रिटन इन द ब्रैकेट। Deficiency of erythrocyte, leukocyte and thrombocytes. हाँ, तीनों के तीन डेफिशिएंट हो जाते हैं तब हम उसको बोलेंगे पेनसाइटोपेनिया। मतलब ल्यूकेमिया कंडीशन है, कैंसर में भी पेनसाइटोपेनिया होगा, तीनों के तीन कम हो जाएंगे, राइट? सो एक अगर कम होता है तो उसके नाम से हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोपेनिया, अनीमिया दैट इज लैक ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। बट तीनों कम हो जाएंगे तो उसके लिए एक वर्ड है पेनसाइटोपेनिया, मतलब तीनों के तीन कम है। सो अगर ये तीनों कम हो जाएंगे तो उसके भी साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देयर विल बी पेटिकी, परप्यूरा, ब्लीडिंग। ये तीनों इंडिकेट करता है कि थ्रोम्बोसाइट्स कम है। तो पेटिकी, परप्यूरा, स्किन पर एकाइमोसिस, पेटिकी एंड परप्यूरा, ऑल दिस इंडिकेट्स इंटरनल ब्लीडिंग। देन ब्लीडिंग कहीं से भी हो रहा है, पेलर, वीकनेस, टेकिकार्डिया, फटीग, ये सारे डिफाइन करते हैं इरिथ्रोसाइट्स कम है। ल्यूकोसाइट्स कम होंगे तो उसकी वजह से इंफेक्शन के भी साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। तो असेसमेंट फाइंडिंग इज नॉट लिमिटेड टू दिस, ये तीनों के कम हो जाने की वजह से जो भी साइन एंड सिम्टम्स है वो सारे हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इंटरवेंशन क्या करेंगे, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इफ प्लान। हमें पता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अगर सीवियर हो गया है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना होगा, तो पेशेंट को उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। administer immunosuppressive medications as prescribed. Anti-lymphocyte globulin or anti-thymocyte globulin may be prescribed to suppress the autoimmune response. हमें पता है कि जब भी हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं कि कुछ भी ट्रांसप्लांट करेंगे, so there will be graft versus host disease, GVHD होगा। What is this? What is GVHD? रिजेक्शन होगा, यस। तो कोई पर्सन है, सोचो कि उसकी किडनी ट्रांसप्लांट की है, उसके अंदर नई किडनी डाली है डोनर की, बट उसकी बॉडी उसको फॉरेन ऑब्जेक्ट समझकर फाइट करेगी उसके अगेंस्ट ही एंड उसको रिजेक्ट कर देगी। सो दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्ट जो हमने डाला है वर्सेस होस्ट, दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। एंड टू प्रिवेंट दैट, हमें नहीं चाहिए कि फाइट हो, रिजेक्शन हो, तो हम क्या करेंगे, फाइट करता कौन है हमारे बॉडी में, WBC फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यूनिटी के लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल है। तो हम क्या करेंगे, टू प्रिवेंट द GVHD और रिजेक्शन, हम पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन कर देंगे। सो लिम्फोसाइट्स दीस आर रिस्पॉन्सिबल, लिम्फोसाइट्स ये WBCs है, लिम्फोसाइट ग्लोब्यूलिन, थाइमोसाइट ग्लोब्यूलिन, ये फाइट करने के लिए हेल्पफुल है, बट वी डोंट वांट कि वो फाइट करे, तो हम क्या देंगे, एंटी लिम्फोसाइट ग्लोब्यूलिन एंड एंटी थाइमोसाइट ग्लोब्यूलिन, वो प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे इम्यून रिस्पॉन्स
सप्रेस हो जाएगा एंड वो जो बोन मैरो हमने ट्रांसप्लांट किया है उसको रिजेक्ट नहीं होने देगा। सो इन शॉर्ट हमें इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस देनी पड़ेगी। कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स में बी प्रिस्क्राइब टू एनहांस द बोन मैरो प्रोडक्शन। कुछ ऐसे फैक्टर्स कॉलोनी स्टिम्युलेटिंग मेडिकेशन देनी होगी कि जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की कॉलोनी बढ़ाए, मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ाए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड साइक्लोस्पोरिन में भी प्रिस्क्राइब। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इम्यूनिटी सप्रेशन में हेल्प करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा। साइक्लोस्पोरिन बिकॉज जब तक हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स केयर में कि जब तक बोन मैरो अंदर एक्सेप्ट नहीं हो जाता एंड प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत वीक है। सो हमें साइक्लोस्पोरिन भी देना पड़ेगा। साइक्लोस्पोरिन एक एंटीबायोटिक है। एडमिनिस्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ प्रिस्क्राइब्ड एंड मॉनिटर फॉर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अगर हम डॉक्टर ने बोला है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है बिकॉज बोन मैरो अभी हमने एडमिनिस्टर किया है, वो एक्सेप्ट करेगा, फिर उसमें प्लोरिफरेशन स्टार्ट होगा, तब तक क्या करना है, तब तक हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं एंड वी हैव टू मॉनिटर द पेशेंट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से बहुत सारे एबनॉर्मल रिएक्शंस हो सकते हैं, तो वो भी मॉनिटर करना है। Note that the transfusion could increase the chance for developing immune reactions to platelet and shorten the lifespan of transfused cell. Yes, ये एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, तो इम्यून रिएक्शन मतलब फाइट डेवलप हो सकती है प्लेटलेट्स के अगेंस्ट। पेशेंट की बॉडी एंड इसकी बॉडी एक दूसरे के मतलब फाइट होगी, प्लेटलेट्स के ऊपर इम्यून रिएक्शन होगा एंड उसकी वजह से जो आपने नया प्लेटलेट दिया है, ट्रांसफ्यूज किया है, सो वो प्लेटलेट का लाइफ स्पान शॉर्ट हो सकता है। दिस कुड हैपन, ये चीज याद रखनी है। This therapy is discontinued as soon as the bone marrow begins to produce RBC if the problem is transient. Yes, अभी हमने ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों किया? We want कि जब तक वो बोन मैरो अंदर सेटल होके नॉर्मल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करता तब तक क्या करें, तब तक हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे के उसको आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स दे रहे हैं। जैसे ही बोन मैरो नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट कर दे आरबीसी का प्रोडक्शन, तो फिर हम अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन बंद कर देंगे। नाउ देयर इज नो नीड टू गिव द ट्रांसफ्यूजन बिकॉज वो प्रॉब्लम टेम्पररी पीरियड के लिए था, ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए था। गॉट इट? यस और नो? Yes. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा? ओके, सो आज हमने हीमोलाइटिक कंडीशन स्टार्ट की। उसमें फर्स्ट देखा अनीमिया। अनीमिया मतलब लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। बहुत सारे रीजंस है कि हीमोग्लोबिन क्यों हो गया है लो, सो उसके हमने रीजंस देखे। ट्रीटमेंट भी उसके ऊपर डिपेंड करेगी, कॉज के ऊपर। उसका साइन एंड सिम्टम्स देखे, असेसमेंट फाइंडिंग एंड इंटरवेंशन देखे। इंटरवेंशन, कोई भी अनीमिया है, इंटरवेंशन क्या होंगे? जो भी कॉज है, सो इधर खाना अच्छे से नहीं खा रहा है या तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, सप्लीमेंट्स दे सकते हैं एंड जो भी कॉज है उसको एलिमिनेट करेंगे। सो ये ही सेम आगे पीछे ही होगी सब में ट्रीटमेंट। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ड्यू टू लो लेवल ऑफ आयरन, अनीमिया हो रहा है, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे हमने, उसकी इंटरवेंशन देखी। तो आयरन सप्लीमेंट दे सकते हैं, अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो वो करवा सकते हैं। बट हाँ, इसमें आयरन सप्लीमेंट्स ले रहा है पेशेंट तो कैसे लेना है उसके पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा B12 डेफिशिएंसी अनीमिया। B12 डेफिशिएंसी अनीमिया है तो B12 की वजह से हुआ है तो हम B12 दे सकते हैं, B12 का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं। सो ये सारी चीज कर सकते हैं। असेसमेंट फाइंडिंग हमने देखा, उसके इंटरवेंशंस देखे, वो इंटरवेंशंस में वो ही सेम। फॉलेट डेफिशिएंसी अनीमिया में ड्यू टू लो लेवल ऑफ फॉलिक एसिड अनीमिया हो रहा है, सो हम फॉलिक एसिड दे सकते हैं या तो जो भी कॉज है कि जीआई सिस्टम में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो वो कर सकते हैं। बट कुछ भी रीजन से हमें फॉलिक एसिड को बढ़ाना है, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे एंड उसके इंटरवेंशंस देखे। देन एब्लास्टिक अनीमिया देखा। एब्लास्टिक अनीमिया मतलब जो आरबीसीज है, सेल्स ही नहीं है, इनफ सेल्स ही नहीं होंगे तो इनफ एचबीबी कहाँ से होगा? तो उसके हमने कॉजेस देखे क्यों होता है एप्लास्टिक अनीमिया। मेनली इम्यूनो सप्रेशन, बोन मैरो खराब हो गया, इन शॉर्ट बोन मैरो अच्छे से आरबीसी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से ये प्लास्टिक अनीमिया हुआ। उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे एंड ट्रीटमेंट। बोन मैरो खराब हुआ है तो आप कुछ भी दे दो, हार्मोन दे दो, फॉलिक एसिड, B12, आयरन, कुछ भी दे दो, कुछ असर करेगा? बिकॉज बोन मैरो ही खराब है। सो इसमें मेन हमें बोन मैरो ठीक करना होगा। वो सब आप सिम्टोमेटिक दे सकते हो, आयरन, फॉलिक एसिड, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेन रीजन, मेन विलन बोन मैरो है, तो हमें वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए रेडी करना होगा। या माइलोटॉक्सिक मेडिसिन ले रहा है तो वो बंद करना होगा। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है तो इम्यूनिटी डाउन करनी होगी। सो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। गॉट इट?
Yes. यस, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ अ चैप्टर। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो हम कल से स्टडी करने वाले हैं दैट इज एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स। सो एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स कल से ही स्टार्ट करेंगे, बट आज हम उसकी एनाटॉमी देख लेते हैं, तो कल से सीधा चैप्टर स्टार्ट हो जाए। ओके, नाउ टेल मी अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स है? टेल मी इन द सीक्वेंस, तो एक भी छूट ना जाए। कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स है? चलो बोलो, चलो लिस्ट आउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हेड, हेड में कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स है? बोलो। Pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड, देन Hypothalamus. ओके हाइपोथैलेमस, देन एक रह गया हेड में छोटा सा, Pineal gland. पीनियल ग्लैंड, यस। देन ये हेड का खत्म हो गया। अब चलो नीचे आओ, हेड के नीचे नेक, नेक में कौन से ग्लैंड है? Thyroid gland. थायराइड ग्लैंड, देन Adrenal. सीधा एड्रिनल। अभी बीच से चालू करते हैं, अभी नेक का खत्म नहीं हुआ है। Parathyroid. पैराथायरॉइड ग्लैंड, यस। देन अभी भी है एक, थोड़ा नीचे आओ चेस्ट में, टी पर से कौन सा अभी है? विच ग्लैंड इज दिस? Pancreas. थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड रह गया ना, थाइमस ग्लैंड होगा। अब नीचे आओ, चलो एब्डोमेन। अब एब्डोमेन में कौन से ग्लैंड्स है? पहला जो अभी आपने बोला, Pancreas. पेनक्रियाज, यस। पेनक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। तो पेनक्रियाज हम एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी कंसीडर करेंगे, एंडोक्राइन में भी कंसीडर करेंगे। तो पेनक्रियाज, देन उसके नीचे जो आपने पहले बोला था एक स्टूडेंट ने, Adrenal. एड्रिनल Ad- ग्लैंड, यस, एड्रिनल ग्लैंड। फिर एड्रिनल ग्लैंड के बाद नीचे, और नीचे क्या है? मेल्स एंड फीमेल्स में अलग अलग, Ovary. ओवरीज एंड मेल्स में Testis. टेस्टिस, यस। तो इतने हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो जो चैप्टर 47 है हम उसमें एंडोक्राइन प्रॉब्लम स्टडी करने वाले हैं। मेन हमारा प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट क्या होगा ये चैप्टर में? ग्लूकोज का रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियाज जो है, ग्लूकोज रेगुलेशन अगर प्रॉब्लम हो गया तो पेशेंट डायबिटिक और वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन बहुत सारे हार्मोन रेगुलेशन कि नॉर्मल एबनॉर्मल हो गया तो बॉडी में और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चैप्टर में। तो लेट्स स्टडी अबाउट द एनाटॉमी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारी बॉडी में कितने ग्लैंड्स है? सो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंड पीनियल ग्लैंड। फिर नीचे आएंगे तो देयर विल बी थायराइड ग्लैंड, और उसके ऊपर 4 ऐसे बटरफ्लाई शेप का थायराइड, उसके 4 बटन जैसे पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गए। पैराथायरॉइड ग्लैंड के नीचे थाइमस ग्लैंड है। फिर उससे नीचे आएंगे तो हमें पता है कि पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज है। फिर एड्रिनल ग्लैंड्स दोनों साइड होते हैं, किडनी के ऊपर होते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड्स होंगे। ओवरीज फीमेल के अंदर है, एंड टेस्टिकल्स मेल्स के अंदर है। एंड हाँ, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है सो ओवरीज अपना फंक्शन बंद कर देती है।
तो तब तक हार्मोन कौन सिक्रीट करेगा? प्लासेंटा सिक्रीट करेगा, बिकॉज ओवरीज ने अपना फंक्शन टेम्पररी बंद कर दिया है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लासेंटा, जो हम एंडोक्राइन सिस्टम में कंसीडर नहीं करते, बट आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि प्लासेंटा ऑल्सो वर्क्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन सिक्रीशन प्लासेंटा ही करता है। 3 महीने तक ओवरीज काम करेगी, बिकॉज अभी प्लासेंटा बना नहीं है। आफ्टर 3 मंथ्स अब प्लासेंटा ओवरीज का काम टेक ओवर करके वो काम स्टार्ट कर देगा। सो दिस आर द एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी ये चैप्टर में हम पहले पूरी एनाटॉमी पढ़ेंगे कि ईच एंड एवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, कहाँ पर है, एंड फिर डिजीज कंडीशन चालू होगी। अगर हाइपोथैलेमस का फंक्शन खराब हो गया तो क्या होगा, थायराइड का, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरी, सबका फंक्शन खराब हो गया तो क्या कंडीशन हो सकती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज इसके कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि ये इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। सो प्लीज मेक द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर की नोट्स अच्छे से बनाना, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। लेटर ऑन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये हार्मोन बढ़ जाएगा तो ये कंडीशन, ये हार्मोन कम हो जाएगा तो ये कंडीशन, और एक ग्लैंड 2 दिन हार्मोन सिक्रेट करेगा तो ये बढ़ने से ये कम होने से ये, बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग होगा। तो उसकी एक प्रॉपर नोट बना के रखनी है कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि ये हार्मोन बढ़ता है तो ये कंडीशन होती है, अगर ये हार्मोन कम हो जाएगा तो ये कंडीशन होगी। सो आपको वो पता होना चाहिए। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, सो आज के लिए इतना। कल से सीधा हम एनाटॉमी स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज हमने रिवाइज कर लिया है कि इतने ग्लैंड्स हैं। ओके, सी यू टुमारो एट 9 AM। थैंक यू। Thank you, ma'am. यस। Thank you, ma'am.